हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान का बच्चों यहाँ पर राजनीति विज्ञान लिखा हुआ है। यहाँ पर ये राजनीति विज्ञान नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए अर्थशास्त्र, क्योंकि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मुद्रा एवं साख, ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है बच्चों। लेकिन यहाँ पर बाय मिस्टेक राजनीति विज्ञान लिखा हुआ है। कोई नहीं, ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है और ये चैप्टर अर्थशास्त्र का है पार्ट 3 मुद्रा एवं साख। तो ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये वर्कशीट कौन सी है? ये वर्कशीट है 56, जो कि 21 नवंबर को आपको मिलेगी। मुद्रा एवं साख जो पार्ट है उसका हमने वर्कशीट शुरुआती दौर में जो वर्कशीट आई थी 10th क्लास की, उसमें हमने कवर कर लिया है। इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 3 और 5 नंबर वाले जो प्रश्न हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उसको कवर करेंगे और ये जानेंगे कि इस वर्कशीट में इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से हल होंगे, क्या आंसर है, सारे चीज़ें डिटेल में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हम पहला प्रश्न उठाते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो आरबीआई है, हमें उसके कार्यों के बारे में बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है बच्चों, रिजर्व बैंक का काम है मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन करना, निगरानी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, यानी कि विदेशी करेंसी जो है उसको अरेंज करना, मुद्रा जारी करना और सरकार को राय देना। मुद्रा जारी करने का मतलब है यहाँ पर जितने भी तरह के सिक्के चलते हैं या नोट चलते हैं, उनको जो जारी करने का काम है वो आरबीआई का है। और इसके अलावा वो आर्थिक तौर पर आर्थिक जो राय है वो सरकार को आर्थिक राय भी प्रदान करता है आरबीआई। अब अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक क्षेत्रकों की ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है, उचित तर्क से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि जो अनौपचारिक क्षेत्रक है, जैसे कि हम जमींदार या साहूकार या किसी रिश्तेदार से अगर हम कर्जा ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, तो हमें इन गतिविधियों को कम करने की क्यों ज़रूरत है, क्यों हमें औपचारिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए और अनौपचारिक गतिविधियों यानी कि अनौपचारिक क्षेत्रकों से लोन जो है वो कम कर देना चाहिए। तो ऐसे क्या वजह है जो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला जो पॉइंट है कि अनौपचारिक क्षेत्र में शोषण बहुत अधिक होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ब्याज दर अधिक कर देते हैं। इसमें लाभ भी कम होता है, क्योंकि जो साहूकार या जमींदार है वो अपने ही लाभ के बारे में सोचता है। और इस तरीके से ये जो अनौपचारिक क्षेत्र है इसको कम करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण क्यों है। यानी कि जैसे गांव वगैरह में हम देखते हैं कि बहुत ऐसे संगठन हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, तो गरीबों के लिए ये स्वयं सहायता समूह इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्वयं सहायता समूह का गठन वैसे गरीबों के लिए किया जाता है जिनकी पहुंच ऋण के औपचारिक स्रोतों तक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए जो गांव वगैरह है वहाँ पर बैंक अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे गरीबों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो ये स्वयं सहायता समूह है ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये स्वयं सहायता समूह ऐसे लोगों को आसानी से लोन यानी ऋण उपलब्ध करवा देते हैं। तीसरा पॉइंट, स्वयं सहायता समूह ऐसे लोगों को छोटा ऋण देता है ताकि उनकी आजीविका चलती रहे। यानी कि बहुत बड़ा लोन तो नहीं देते हैं, लेकिन हाँ छोटे लोन के ज़रिए वो इन लोगों के ऐसे काम धंधे शुरू हो जाते हैं जिससे ये अपना दैनिक जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं या जो अपनी आजीविका है उसको चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर है, क्यों? यानी कि भारत की ज़्यादातर जो जनता है वो अभी भी अपने रिश्तेदारों या ज़मींदारों या साहूकारों से ही लोन क्यों लेती है, वो बैंक जाना क्यों प्रेफर नहीं करती है। हालांकि बहुत से लोग जाते हैं बैंक, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो बैंक नहीं जाते हैं लोन लेने के लिए। तो ऐसा क्या है? तो पहला कारण है कि बैंक जो है वो हर जगह पहली बात तो उपलब्ध नहीं है। दूसरा कारण है, औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने में काफ़ी आसानी होती है, समय भी कम लगता है। ठीक है, काफ़ी कम समय लगता है, जबकि बैंक में जो काफ़ी प्रोसीजर है वो पूरा करना पड़ता है, उसमें कई दिन लग जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, अनौपचारिक स्रोतों से ऋण में कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है।
औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने में कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, और अगर आपको अनौपचारिक तरीके से ऋण लेना है तो उसमें आपको कागजी कार्रवाई का इतना वो ज़रूरी नहीं होती कि आप आधार कार्ड भी दीजिए, पैन कार्ड भी दीजिए या अपनी सैलरी स्लिप दीजिए, तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है चीज़ों की। तो इसलिए लोग जो हैं वो अनौपचारिक स्रोतों से ही अभी भी प्रेफर करते हैं कर्जा लेना। अगला क्वेश्चन है, साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं? ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार भिन्न हो सकती हैं? साख की शर्त से मतलब है कि आप अगर ऋण लेते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन शर्तों का पालन आपको करना पड़ता है। पहली बात तो ये कि साख की शर्तों के अनुसार ब्याज दर होती है, यानी कि अगर आप लोन लेंगे तो आपको ब्याज दर के हिसाब से हर महीने चुकाना पड़ेगा। समर्थक ऋणधार व कागजी दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे जो कि ज़रूरी होते हैं। ऋण को लौटाने की अवधि कि आपने जो लोन लिया है वो 2 साल का है या 5 साल का है या 10 साल में आपने लौटाने के लिए उसको फिक्स किया है। सब व्यक्तियों के लिए समर्थक ऋणदार अलग हो सकता है, इसलिए शर्तें भी जो है ऋण की वो अलग हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल बना दिया है? यानी कि मुद्रा के जो आधुनिक प्रकार है उससे हमारा जो जीवन है वो किस तरीके से इजी हो गया है, हमारी जो लाइफ है। पहला पॉइंट है, लेन देन अब काफ़ी आसान हो गया है, समय की बचत भी होती है काफ़ी, और लेन देन सुरक्षित भी हो गया है। तो ये 3 पॉइंट हैं आसान से जो कि इसके प्रश्न के उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई। इसी प्रकार अपने आसपास के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका के कोई 2 उदाहरण दीजिए। यानी कि मान लीजिए सलीम जो है उसने लोन लिया और उसका लोन जो उसने लिया उसने आसानी से चुका दिया, उसको काफ़ी हद तक उस लोन से काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन इसी तरीके से आपको अपने आसपास में से कोई उदाहरण देखना है जिसने लोन लिया हो और उसने सफल तरीके से उसको चुका दिया हो। तो जैसे हम देखते हैं कि मेरी एक सहेली ने अपनी शिक्षा के लिए लोन लिया था, यानी कि उसने एजुकेशन लोन लिया था जिससे उसे आसानी से चुका दिया और वो काफ़ी अच्छी नौकरी कर रही है, आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद मेरे पिताजी, अगला जो पॉइंट है वो है, मेरे पिताजी के मित्र ने अपने व्यवसाय के लिए लोन लिया था जिसे उन्होंने समय से चुका दिया और उनका व्यवसाय भी अब अच्छे से चल रहा है। यानी कि एक लड़की है या जो भी है तो उसके फादर के जो दोस्त हैं उन्होंने लोन लिया था और उन्होंने अपने कमाई अपने इस जॉब के लिए लोन लिया था कि अपने कुछ काम धंधा शुरू कर सकें। तो उस काम में उनको सफलता मिली और उन्होंने टाइम रहते उस लोन को चुका दिया। अगला प्रश्न है, साख से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार संपत्ति एवं ऋण जाल दोनों की भूमिका निभा सकता है? उदाहरण सहित बताइए। तो साख क्या होता है? इस प्रकार साख एक प्रकार का विनिमय कार्य है जिसमें कोई ऋणदाता किसी ऋणी को वर्तमान समय में कुछ वस्तुएं या मुद्रा इस विश्वास पर प्रदान करता है कि कुछ समय बाद वह उसे वापस कर देगा। यानी कि बैंक भी जो है वो लोन इसीलिए देता है और कर्जे में बदले में समर्थक ऋण आधार के आधार पर वो कुछ लेता है आपसे, चाहे वो भूमि हो, चाहे आपकी कोई और संपत्ति हो, चाहे कोई कागज़ हो, तो उस हिसाब से वो लेता है चीज़ें और इस विश्वास पर कि आप उसको समय रहते हुए ब्याज सहित वो चीज़ लौटा दोगे, पैसा लौटा दोगे, तो आपकी वो चीज़ फिर आप तक वापस पहुंच जाएगी। साख अगर सोच समझ कर लिया गया है तो वह संपत्ति का काम करेगा, लेकिन जब ऋण अदायगी की राशि, कर्ज अदायगी की राशि या कर्जदाता की आय से बढ़कर हो जाती है तब वह ऋण जाल में फंस जाता है। यानी कि अगर वो अपना जो जो अपना जो लोन है वो नहीं चुका पा रहा है और उसका ब्याज जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इस तरीके से वो इस ऋण जाल में क्या होगा, फंसता चला जाता है। हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है, मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति कीजिए। यानी कि मेघा ने एक लोन लिया है, उसने हाउस लोन लिया है, तो उसके आप विवरणों के बारे में बताइए। तो मेघा ने एक हाउस लोन लिया है तो जो उसकी राशि है वो 5 लाख रुपए उसने लिया है लोन, और समर्थक ऋणधार के तौर पर उससे नौकरी और वेतन संबंधी कागज़, उसको जो भी उसकी नौकरी से रिलेटेड जो भी उसकी सैलरी आती है उससे रिलेटेड कागज़ लगाए हैं उसने। अदायगी का स्वरूप 5 वर्ष, आप यहाँ पर 10 वर्ष भी लिख सकते हैं क्योंकि जो हाउस लोन होता है वो थोड़ा लंबे समय के लिए चलता है। आवश्यक कागजात जो हैं वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कागज़ वगैरह लगते हैं। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ही हमारा ये जो
क्वेश्चन है सारे कंप्लीट होते हैं। बच्चों यहाँ पे जो 9वां क्वेश्चन है यानी कि जो स्रोत आधारित प्रश्न जो यहाँ पूछा गया है, यहाँ पर मैंने 10 साल यहाँ पर उसमें मैंने आप आंसर में 5 साल लिखा है, तो यहाँ पर आपको 10 साल दिया गया है तो आप वहाँ पर 10 साल ही लिखिएगा। तो इस तरह से आपका जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल एडू कलर्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।